खबर बता दूं मैं सर, आगे आता हूं आपके पास। भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर बहुत मजबूत नहीं, युद्ध विराम टूटने का डर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज हम नजर रख रहे हैं। मार्को रूबियो ऐसे बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलता है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। मार्को रूबियो की तो रहती ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साथ में ये कहना कि स्थायी सीज फायर नहीं है, तो भारत यही तो कहता आ रहा है कि हमने पॉज बटन दबाया, तो आखिरकार अमेरिका वही मान रहा है जो भारत ने कहा था। जनरल सिन्हा, मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। देखिए, बात यह है कि केवल मार्को रूबियो को यह बोलना चाहिए कैसे उन्होंने अलाउ किया मुरीर को वहां की धरती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर जो धमकी और दुनिया को आधे दुनिया बात, तो वो बोलना चाहिए। तो बात यह है कि मार्को रूबियो को भी समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रहा है और जेडी वैन को भी समझ में आ रहा है। बात आज उसकी नहीं है, बात जो खास करके जो पाकिस्तान की है, चाइना एंगल उसमें है और ईरान एंगल है, जिसके कारण वो कुछ चीजें करेंगे, मगर ओवरऑल उनके मन में तो है ही है इंडिया को दे कांट लूज, अमेरिका कांट लूज इट। अभी तो भारत ने कुछ दबाई नहीं है, ये तेल का तो डबल कर चुके हैं वो। नहीं तो ये इस समय में मार्को रूबियो का ये बयान, असल में इसका टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, ऐसा है, ये फॉक्स न्यूज के उसी सिलसिले में बयान है जिसमें ये सारी बातें बता रहे थे कि अलास्का में क्या क्या हुआ। तो एक बात बनती है कि ये ध्यान को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, ये वहीं पर नहीं है। हमने पीस, इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीस कराई थाईलैंड कंबोडिया में, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में पीस कराई, और ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो जो पीस हुई है वो स्थिर नहीं है, वो पॉज बटन है। तो इसका मतलब वो वही लाइन ले रहे हैं जो हिंदुस्तान ले रहा कहता है, जो हम कहते हैं भारत कहता है। इसका मतलब इन वे वो ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी की कोई मध्यस्थता नहीं थी, कहीं पर भी नहीं था, वो मान लिया, एक तरीके से सीट कर लिया। आप वही कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। यही मैं कहना चाहता दिनेश, आपने मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने हमारे कहा उस बात की पुष्टि कर रहे हैं एक तरीके से। ये अगर हमारे देखने वाले समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। एक चीज ऐड करो इसमें जी प्लीज। देखिए, अभी वांगी आ रहे हैं, आ चुके हैं, ये चीन के विदेश मंत्री भारत में आना चुके हैं। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा वो भी है कि कहीं ना कहीं हम रियलाइन ना कर लें। बड़ी बात वो है कि उनको ये भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान को जो सह दे रहे थे, शायद चाइना और ईरान था, कहीं ना कहीं हम बड़ी चीज ना खो दें। तो सर ये अगर वो ये इसलिए भी ये बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 80% वॉर मशीनरी तो देने वाला चाइना है पाकिस्तान को। तो इस तरह का बयान देकर असल में क्या बता रहे हैं, और पाकिस्तान किसी भी हालत में 80% को फिलहाल इग्नोर तो कर नहीं सकता। अगली खबर देखिए, भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांगी, जो अभी मेजर जनरल सिन्हा आपको बता रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से वांगी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, भारत चीन रिश्तों ने कठिन समय देखा है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, हमारी प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, वांगी ने कहा। वांगी कल पीएम प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात करने वाले हैं। एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर ये कि एस जयशंकर का ये कहना कि हमने कठिन समय देखा है और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, इसका मतलब फिलहाल जिस तरह की स्थितियां दुनिया भर में बनी हुई हैं, उसमें भारत चीन रिश्तों में जब भी जो भी तलखी आई है, भारत उसको पीछे रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही है। आप ये जानिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो रीबैलेंसिंग हमने कही थी कि रीबैलेंसिंग ऑफ पावर स्ट्रक्चर हो रहा है, रीसाइजिंग भी हो रही है, वी आर साइजिंग अप ईच अदर कि भाई कौन क्या मदद कर सकता है। और जिस तरीके से ट्रंप का इसमें उथल पुथल हुआ है, सब मिला जुला करके आप देखिएगा कि ये रीबैलेंसिंग को देख करके जरूर। एक बात और मैं सर समझना चाहता हूं, क्या ये ट्रंप का ये रवैया और नजरिया जिसकी वजह से ये रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी इस महाद्वीप के लिए? मैं यूरेशिया की बात कर रहा हूं। या फिर आपको ये लगता है कि ये ट्रंप का फैलाया हुआ रायता है, ना तो ये इधर कुछ बनने देगा ना उधर कुछ बनने देगा? आप मेरे ख्याल से, मेरा आकलन से, ये मेरा अपना आकलन है, जो मैं जिस तरीके से समझ रखता हूँ, उसके हिसाब से इससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता। दो चीजें इन्होंने हमको संकेत दिए हैं। पहला दिया है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरा दिया है कि रशिया इज ए पोटेंट फ्रेंड, बहुत बड़ा आपका दोस्त है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये वांगी बता रहे हैं, ये वांगी नहीं, ये पूरा दृष्टांत बता रहा है। अच्छा, इससे जो सबक है, जा रहे हैं सबक, पुतिन की जो कॉल, लेकिन हमारा नेचुरल और ऑल वेदर फ्रेंड एक रशिया के अलावा हम किसको मानकर चल सकते हैं? और ये अलाइनमेंट खासतौर से मेजर सिन्हा
जनरल सिन्हा, ये जो अलाइनमेंट है ये कितना टिकाऊ है? मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, चाइना फिलहाल ये जो हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इसी को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि ट्रस्ट देम बट वेरीफाई। फिलहाल हम कैसे लेकर चलेंगे इनको? देखिए, जो हमारा एक ट्रायंगल है, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, इट इज कमिंग अप। इस ट्रायंगल में सबसे कमजोर कड़ी है वो चाइना है, क्योंकि उसको ना भूख है एक निकलने के लिए। रशिया के ही ग्लू से जी ये सस्टेनेबल ट्रायंगल बन सकता है? ये आज चाइना के लिए ये डिपेंडेंस है कि भाई इंडिया के साथ जुड़े, अदरवाइज चाइना गॉन। ओके, ये आप ये लेकर उनको ये रियलाइजेशन जो हुआ है कि इंडिया को तो आप कर नहीं सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका स्वभाव किसी चीज के लिए आपको प्रेरित करता है और बहुत सारी बार आपको हालात वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस समय हालात ऐसे हैं कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें चाइना थोड़ा ये समझा गया कि अजीब ही है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी उस ट्रायंगल में टिक जाएगा जो असल में इंडिया, रशिया और चाइना के साथ बनता है। अगली खबर ये है, हसीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट का संकेत दिया है। मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का रक्षक घोषित कर दिया है। कहा, हमारे पास बलूचिस्तान में खनिजों का खजाना है, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करके पाकिस्तान का कर्ज उतार सकते हैं। खनिजों का खजाना जिम्मेदारी से इस्तेमाल। अब जिम्मेदारी से इस्तेमाल का मतलब यह है क्या कि एक बार उसी को चाइना को बेच दो, एक बार उसी को अमेरिका को बेच दो। दूसरा, अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज बताने से मतलब क्या है? अरे आप वहां पे फील्ड मार्शल हैं, इतना तो सबको मालूम ही है, लेकिन मुहाफिज जब घोषित कर देते हैं तो क्या आप चुनी हुई सरकार को भी बहुत जल्दी तख्ता पलट करके सब कुछ आप ही बन जाएंगे? यही है क्या इशारा पीके श्रीवास्तव से? इशारा तो इनका ये है, लेकिन फिलहाल इनके पास दो कठपुतलियां अवेलेबल। कौन कौन? खुद शहबाज और बिलावल जरदारी हाँ। दोनों कठपुतलियां अवेलेबल हैं, तो अभी उनके पर्दे के पीछे रह के सारा वार कर सकते हैं। अच्छा। और अभी जो सिचुएशन बन रही है और जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि अमेरिका अल्टीमेटली किस तरफ करवट लेगा और इनको चाइना की पूरी जरूरत है। आपने देखा सीपेक के जरिए उसको भी पहुंचा दिया बलूचिस्तान में, वो क्यों गया है? वो भी इसी मकसद से गया है, और उधर यूएस को भी पहुंचा दिया है। इन दोनों के लिए इनको इतना भारी पड़ेगा, दो नाव पर पैर रख रहे हैं, पैर फट जाएंगे। तो अभी तो ये नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और चल रहा है मेजर जनरल सिन्हा। मैंने ये सुना है कि पंजशीर का शेर जिनको कहते हैं अहमद शाह को बुलाकर अपने साथ लेकर और तालिबान के खिलाफ एक तरीके से एक धड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुनीर वहां, ताकि भारत की जो प्रेजेंस और जो मदाखलत अगर कहीं कुछ है तो उसको लिमिट किया जा सके अफगानिस्तान में। क्या ऐसा भी ये कर पाएंगे? अब देखिए, ये बात जो है ये पूरी सामरिक सर्कल में तो चल रही है। एग्जैक्टली कितने कर पाएंगे ये डिपेंडिंग है, क्योंकि देखिए आप तालिबान को इतना कमजोर मत समझे। पंजशीर का शेर मानते हैं कि पंजशीर का शेर है, मगर वो ऐसा शेर है ही नहीं। हकानी नेटवर्क भी इससे निकल चुका है। हकानी नेटवर्क था जो पूरा इनका पिट्ठू था। तो अफगानिस्तान में तो ये लेके चलिए कि उनकी स्थिति खराब है। ये क्या कर पाएंगे यहाँ पर? बलूचिस्तान और आपके खैबर पख्तूनख्वा को तो रोही नहीं कर रहा है, टीटीपी को। ये जो केवल इन्होंने क्या किया है, ये गोली खिलाई है अमेरिका को कि जो 5 थे आइसिस खुरासान प्रोविंस के, इन्होंने टॉप नॉच को दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप क्यों इनसे मुरीद हैं? तो आप ये देखिए, जब ये 2016 में जब थे 17 में, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो चीज भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे निकल इसमें पाकिस्तान ने बहुत, और इसमें ISI और पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर नहीं है, बहुत मदद की है उनको। और इसको आप भुला नहीं सकते हैं, अदरवाइज जियो स्ट्रेटेजिक समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप उसको गोली का नाम क्यों दे रहे हैं? आपने कहा ये जो गोली खिलाई है, मतलब वो क्या? और खास तौर से वो गोली कहीं हलक में अटक तो नहीं जाएगी आने वाले दिनों में? सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कहिएगा अपनी बात। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना बेबस नजर आई। नजम सेठी ने कहा, भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दी पाकिस्तान की सेना। भारतीय मिसाइल आसानी से पाकिस्तान के एबेस तक पहुंच रही थी। भारत ने जहां चाहा जैसे चाहा वैसे मारा, नजम सेठी ने कहा। ये नज्म सुनने में तो बड़ी कड़वी लग रही होगी पाकिस्तान के लोगों को। बिल्कुल, कितना कोई तो होना चाहिए जो आईना दिखाए। जब तक आप आईना नहीं देखेंगे आप मजबूत भी नहीं हो सकते हैं। नजम सेठी के लिए हम लोगों का कहेंगे हमारा शुक्रिया कि आपने कम से कम सही बात मानी। एक तो आदमी है वहाँ सही बात मानता है, और जो इन्होंने कहा जहां चाहा वहां मारा, ये इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल कर गया। इसका मतलब यह है कि आप जिससे भी वार कर सकते थे हमने पूरा का पूरा रोक लिया। ये अपने आप में किसी भी युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मैं आपसे उस वक्त कहना चाहता था कि ट्रंप ने, जो जनरल सिन्हा ने बोला बिल्कुल सही बोला, कतर वाली जो अफगानिस्तान से निकलने वाली बात है यूएस की, वो कतर में ट्रंप ने शुरू कराई थी। और ट्रंप को पूरा विश्वास था कि सेकंड टर्म उनको मिलेगा, जो नहीं मिला। आने के बाद उन्होंने सेकंड टर्म में अब
उसी चीज को देखा और उसके बाद से बाइडेन के पास ऑप्शन नहीं रहा, वो लोग वहां से निकल आए क्योंकि ये वाले फोर्सेस काम की जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसलिए ट्रंप एक तरीके से पाकिस्तान के लिए उनका झुकाव है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो झुकाव बना रहेगा वो मैं नहीं सोचता हूँ। वो झुकाव क्या भारत को हर्ट करेगा, वो अभी ताकत नहीं है। वो हर्ट करने के वो भी हर्ट होंगे। ठीक है, वो अपना झुकाव रखे हैं, लेकिन उससे हासिल क्या होगा वो भी देख लें, और इससे कोई भारत को फर्क पड़ता है ऐसा तो कतई नहीं है। और अगली खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को तीसरी हैंगर क्लास पनडुब्बी दी है। असल में इनको एक्सपोर्ट क्लास कहना चाहिए, लेकिन चलिए हैंगर क्लास कह रहे हैं। सर ये जरा समझाइएगा, ये क्लास क्या होता है, ये समझाइएगा। हैंगर क्लास पनडुब्बी सौंप दी है चीन की तरफ से, पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियां दी जानी है। सबमरीन के अलावा पाकिस्तान को चीन ने 4 युद्धपोत भी दिए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को जरूरत के 81% से ज्यादा सैन्य साजो सामान की आपूर्ति कर रहा है। ये सिप्री को इतने दिनों बाद पता चला है। भारत ने बहुत पहले बता दिया था कि 80% निर्भरता उनकी मिलिट्री सॉफ्टवेयर के हिसाब से चाइना पर है पाकिस्तान की। और अब ये खबर भी देख लीजिए कि यहाँ पर ये हैंगर क्लास पनडुब्बी और ये जो सैन्य साजो सामान दिया जा रहा है। सर ये क्या है, हम क्या हैंगर में टांगा हुआ था क्या है ये पनडुब्बी? आप ये चाहते हैं कि हैंगर के अंदर ही रहे, बाहर न निकले। हैंगौर क्लास है। अच्छा, हैंगौर क्लास है। हैंगौर क्लास है। और ये अब मैं वो बात नहीं बताऊंगा, इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन फिलहाल ये है कि हैंगौर क्लास का इन्होंने 2015 में ये एग्रीमेंट किया था कि 8 आएंगे। 4 चाइना के वुहान वाले में बनेंगे, फेमस वुहान वाले, वहां पर बनेंगे शिपयार्ड में, और 4 इनके कराची में बनेंगे। इस तरीके से बनने का था, तो 2 आ गए थे, एक तीसरा अभी आया है। तो इसका मतलब ये, इसकी खास बात ये है कि हम लोग को भी इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि AIP जो हमने एक बार बात की, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इसका मतलब ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, लेकिन अंदर 2-3 हफ्ते रह सकती है। हम लोगों ने उस दिन बात की थी, आपको याद हो, आप ही के शो में। ये बहुत जल्दी से आपको अपने दर्शकों को याद दिला देता हूं कि इन पनडुब्बियों को सांस लेने के लिए एक तरीके से कुछ देर में आना पड़ता है, लेकिन अगर इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इस पे काम कर लिया जाता है तो बहुत दिनों तक नीचे रहकर ये काम कर सकती है। 2-3 हफ्ते हो जाते हैं, 2-3 हफ्ते तक रह लेती। जी सर। तो अब इस वाले में ये इनकी सक्षम मैं मानूंगा, लेकिन आपने जो एक्सपोर्ट वर्ड यूज किया और जो हैंगर वर्ड, एक्सपोर्ट क्लास, हाँ एक्सपोर्ट क्लास से इसमें बहुत इनके 80% एक्सपोर्ट क्लास को तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो 1% बढ़ा इसको भी देख लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसको मैं जोड़ना चाहूंगा अमेरिका के साथ। अगर आप लगातार पनडुब्बियां और सारे साजो सामान वहां से ले रहे हैं, तो अमेरिका में इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, आप मुझे बताइए, सिवाय उन खनिज पदार्थ के जो सोच रहे हैं अंदर है। और मैं आपके चैनल मुझे तो दूसरी बात लग रही है, मैं आपके चैनल पर रिस्पांसिबिलिटी के साथ बता रहा हूं, ये खनिज जिसकी बात हो रही है वो कॉस्ट इफेक्टिवली निकालना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत रिसर्च हो चुकी है। ये खनिज और जिस तेल की और जिस गैस की, तेल और गैस तो कह रहे हैं कि वहां है ही नहीं है, जिस खनिज की बात की जा रही है वो असल में निकाला जाना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरे ये जो चाइना मुहैया करा रहा है पहले से भी, आपने देखा कि PL-15 का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो भाई हमने एक्सपोर्ट क्लास दी हुई थी, ये भी एक्सपोर्ट क्लास, ये हैंगौर क्लास दिया जा रहा है क्या? ये एक बात है। आपके पास आ रहा हूँ जनरल सिन्हा, भारत को रूस की तरफ से हथियारों के ऑफर हैं। सुखोई 57, सुखोई 35, R-37 मिसाइल का ऑफर, रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर किया। मुझे लगता है रशिया इंडिया प्रॉक्सिमिटी जो पहले से ही रही इतनी प्रगाढ़, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और थैंक यू अमेरिका इसके लिए। थैंक यू अमेरिका को तो बोलना होगा, थैंक यू पुतिन इसलिए बोलना होगा, 3.5 साल में जो हथियारों ने अपना प्रदर्शन किया है, ये हम प्रदर्शन ऐसे नहीं ले रहे हैं। जो F-35 ने प्रदर्शन किया, जो F-57 ने प्रदर्शन किया, Su-35 जो हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मार्क यू है। देखिए हमारे में MKI है, MKU है, उसके अलावा पंसी एयर डिफेंस S-500, ये छोटी मोटी नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड स्पेस में सारी चीजें, और उनके प्रदर्शन, ये नहीं कि हम जस्ट हमारा डिपेंडेंसी हो गया उन पे, ये और हम ज्वाइंटली कर रहे हैं। Su-57 इंडिया में बनाया जाएगा, जो उसको एक्सेस कोड होती है वो इंडिया आ रही है, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की नहीं, उसकी अस्त्र हमारी मिसाइल सिस्टम है जो एयर टू एयर मिसाइल है, उस पर लगेगी इंडिया की मिसाइल। तो ये इतनी बड़ी चीज, उसकी प्रोडक्शन इंडिया में होने वाली है, ये सबसे बड़ी चीज है। प्लीज भाई बिल्कुल सही बोला, इस बात को मैं एम्पलीफाई करना चाहता हूँ। जब आप कोई प्लेटफॉर्म खरीदते हैं, नॉर्मली आपको जिम्मेदारी बन जाती है कि उसी देश के आप मिसाइल्स खरीदें, रॉकेट्स खरीदें, गन्स खरीदें, तो उससे क्या होता है, लगातार खर्चा होता रहता है, वो हमारे दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन ये जो Su-57 है, जो रशियन प्लेटफॉर्म आ रहा है, अगर हम इसका हमारा पास सोर्स कोड रहा तो हम अपनी बनाई हुई मिसाइल्स उसमें लगा सकते हैं। और जहाँ तक R-37 आपने दिखाया, इसके बारे में 1-2 बात कहना चाहूँगा। और
और जो S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंगेज कर सकता है। S-500 जो है आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकता है, लाइक F-35। और जो हमारा R-37 है, ये 400 किलोमीटर तक का एयर टू एयर वाला है PVR। तो ये जो 400 किलोमीटर बहुत होता है। ये जो भारत की और रशिया पूरा का की, पूरा पाकिस्तान कवर करेगा। ये भारत और रशिया की जय वीरू वाली जो दोस्ती है, इस फिल्म में गब्बर कौन है जरा वो भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन जरा ये खबर देख लीजिए। ईरान इजराइल में फिर से छिड़ सकता है युद्ध। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर। ईरान यमन कर सकते हैं इजराइल पर हमला। अब ये खबर भी जरा देख लीजिए। एक दूसरे वॉर फ्रंट से आपको बता रहा हूं, ईरान और इजराइल में युद्ध फिर से छिड़ सकता है। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर इस समय दिखाई दे रहा है। ईरान यमन कर सकते हैं इजराइल पर हमला। इजराइल अपने शत्रुबोध को लेकर बहुत स्पष्ट है। उसको बहुत स्पष्ट मालूम है कि मेरे दुश्मन कौन कौन है, और उसको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। तो इसलिए ये बड़ा आसान हो जाता है जब आप गफलत में नहीं रहते, जब आपके पास क्लैरिटी होती है अपने दुश्मन को लेकर और आपको क्या करना है इसको लेकर, और ये कितनी बड़ी थ्रेट है इसको लेकर, तो फिर गफलत नहीं होती। और कम से कम इजराइल के मामले में ये साफ है कि उसको गफलत रखता नहीं है। ये ठीक है कि उसको कुछ चीज़ें इस बार के युद्ध में पता चली जो उसको और बेहतर करना है, और वो उसको उस तरफ फाइन ट्यूनिंग में लग गया है। अब ये ट्रंप महोदय क्या उधर भी कुछ नोबेल के लिए करने जाएंगे? देखिए, नोबेल पीस प्राइज ट्रंप लेके रहेंगे, ये मैं आपके चैनल से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अब उन्होंने अगर ये वाला करा दिया, उनका बेसिक इशू है, अगर वो यूक्रेन और रशिया के वॉर को थमा देते हैं, पीस करा देते हैं, जिसमें कि पुतिन मानने वाले नहीं है, जैसा कि जनरल सिन्हा ने भी कहा, जब मतलब ये सब डॉनबास मिलेगा नहीं। ये सब तो फ्रिंज है, आप ये कह रहे हैं? ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज है, ये चलता रहेगा। क्योंकि इजराइल की हालत ये हमेशा से रही है कि मारता 10 है, गिनता 1 है। तो ये तो मारेगा ही मारेगा। हूती को उन्होंने अभी भी खबर आई है ऑलमोस्ट तबाह कर दिया है। उनके सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगातार वार हो रहा है। ईरान में 50 विस्फोट हो चुके हैं। कहाँ हुए, क्यों हुए, किसी को पता नहीं। ये क्यों हो रहा है सर? ये होता जा रहा है। तो इसको आप कॉन्सिडेंट मानिए। मुझे एक चीज और लगती है, जनरल सिन्हा शायद बता पाए। जनरल सिन्हा, मुझे ये लगता है कि बाकी वॉर फ्रंट्स पर शांति के लिए ट्रंप एक नोबेल ले सकते हैं और इजराइल ईरान वाले में मल्टीपल नोबेल ले सकते हैं कि देखो इस दिन भी शांति कराई थी, फिर उसके 1.5 महीने बाद फिर से शांति कराई थी, और उसके बाद फिर से शांति कराई थी, तो यहाँ मल्टीपल नोबेल है। ऐसा भी हो सकता है। जो इन्होंने मिडनाइट हैमर चलाया था ना, एक बार आए, हमने फर्दों में मार दिया और शांति ला दी जी, क्योंकि उन्होंने 10 दिन से लड़ रहे थे। जो उन्होंने ये लगाया था ना, राइजिंग लायन नाम दिया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और वो जून में शुरू किया था। तो बोला शांति हो गया, ठीक है, फिर से बात करो, हमारे को कुछ तेल उल के खजाने दे दो, फिर हम बातचीत कर देंगे। विटकॉफ वहाँ भी जाते हैं और मांग वही है कि हमारे जो यूरेनियम के खदान है वहाँ पर हमारी एंट्री दे दो, और जहाँ तेल की है पर्शियन गल्फ में हमको एंट्री दे दो, सब चीज़ सही हो जाएगी। मगर वो बात मान रहे हैं, फिर इसलिए बात नहीं मान रहे हैं ईरान, तो फिर उसको दबाया जा रहा है। तो देखिए, ईरान भी कहीं ना कहीं तो दबा है। तो सर, आने वाले दिनों में क्या एक और बायोग्राफी लिखेंगे जिसमें लिखेंगे फ्रॉम डील मेकर टू पीस मेकर ट्रंप? मैं थोड़ी अपनी चेंज उनके छवि में उनको कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। खास करके ना, जो मैंने वहाँ देखा अभी, वो अलास्का में ट्रंप साहब हैज एक्टेड लाइक ए स्टेट। ये आप देयर ही वाज, ये एक्टेड देखिए, मैं उनको पूरा पॉइंट, ही इज अ चैप हो ना, जो कि आदमी 5 मिनट तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वो पुतिन साहब को 8 मिनट तो वहां सुनते रहे। मुझे लगता है इसके लिए आपको पुतिन साहब को क्रेडिट देना चाहिए। पूरा क्रेडिट है। उन्होंने ऐसा दबाया, इन्होंने बोला ना, गाड़ी में पहले जाके बैठ गए, उनको एक साथ नहीं ट्रैवल करना, पहले ही बोल दिया देखो, या तो आप देख लो 7 घंटे की। तो अगर एक ऐसा बच्चा जो कभी क्लास में शांत नहीं बैठता, वो अचानक किसी टीचर की क्लास में अगर शांत बैठ जाए, तो फिर उसमें क्रेडिट उस बच्चे को नहीं, उस टीचर को जाना चाहिए। और मुझे लगता है पुतिन का करिश्मा यहाँ पर काम करके गया। एक फन फैक्ट जोड़ना चाहता हूँ। आप देखिए, सारे देश जो हैं प्रोफेशनल डिप्लोमेट लेके हर जगह पीस कराते हैं, हर जगह शांति कराते हैं। वो स्टीव विटकॉफ उनके गोल्फ बडी हैं, और दूसरा वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो तो है ही नहीं है प्रोफेशनल डिप्लोमेट। अब आप देखिए, आपने ऐसा इतने बड़ी सुपर पावर, द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड is having a businessman dealing around, तो आप बिजनेस डील ही देखिए। मेरे को तो एक फिल्म है अपने यहाँ बनी हुई, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, मेरे मन को भाया, मैंने विटकॉफ को काम पे लगाया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगली खबर देखिए, हूतियों पर इजराइल ने की बमों की बारिश, हमले में सना का बिजली संयंत्र तबाह। इजराइल ने मिसाइल बोट से किया अटैक। इजराइल ने मिसाइल बोट से अटैक किया। हूतियों को भी इधर लेसन सिखाने में इजराइल लगा हुआ है। इतने सारे एडवर्सरीज, इतने सारे दुश्मन, एक इजराइल, लेकिन सबसे क्या खूब लड़ता है इजराइल। और ये बताता है कि अगर आपको अपनी रक्षा को लेकर वाकई सजग होना है, तो फिर
कोई भी छोटा सा भी समझौता आपको किसी भी लेवल पर नहीं करना चाहिए। थ्रेट जब तक उधर से सिर उठाए तब तक आपको इधर से बारिश कर देना चाहिए और थ्रेट के सिर को कुचल देना चाहिए। हूतियों पर इजराइल के बमों की बारिश, यही तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मुझे लगता है सर कि एग्जिस्टेंस का अगर मामला हो और आपको कल्चर, अपनी संस्कृति को, अपने रेस को बचाना हो, तो इजराइल आपके सामने एक केस स्टडी है। इजराइल केस स्टडी नहीं है, इजराइल इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप इतने छोटे होकर के, लेकिन अगर आप अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कैसे अपने सामर्थ्य में बदल सकते हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि इजराइल को आप, देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड so small, so distinct but so compact and so powerful। तो ये एक लेसन है, लेकिन क्या दुनिया के बाकी जगहों पर ये लेसन, और लेसन कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, क्या वो लेसन एज इट इज़ आप लेकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरा सवाल है। लेकिन ईरान के ऑयल डिपो पर फिर लगी संदिग्ध आग, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे मार्शल श्रीवास्तव। बड़े धमाके के बाद लगी डिपो में आग, कई किलोमीटर दूर तक फैला धुआं। ये क्या मोसाद कर रहा है सर? ये इन्हीं के लोग कर रहे हैं? ये अपने आप ये एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं? क्या है सर ये? देखिए, ये तो कर तो रहा है कोई अदृश्य हाथी, मैं मोसाद का नाम ना लूँ तो कर रहा है, आप समझ जाइए। हाँ। मगर हो तो रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ से ये हुआ है, दो जगह हुआ है। एक तो ऑयल उनका वेयरहाउस था जो तेहरान में है, जो ये वाला है, वहाँ पर 95% ऑयल निकलता है, वो आपके पर्शियन गल्फ के मुहाने पे जी, वहाँ हुई है। और वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ओल्ड। तो सर अब दो तरह के पीस प्राइसेस आया करेंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस में और कोवर्ट ऑपरेशंस वाले, दो तरह के पीस प्राइसेस। तो देखो, मैंने युद्ध तो रुकवा दिया था, तुम लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस तरह के रुकवाने के मैं अलग से लेता हूँ। वो तो वो महारत है उनको। कोवर्ट ऑपरेशंस अमेरिका जो करता है, चाहे आप उसको कोवर्ट कह लीजिए, चाहे वो उसकी महारत है। पीस तो कई तरह से आती है। पीस तो एक तो आपको अपने बॉर्डर पर शांति चाहिए, आप मिसाइल और एक दूसरे के ऊपर फाइटर जेट्स ना छोड़ दें, ये वाली शांति चाहिए, उसका नोबेल अलग से, और ये वाला जो कोवर्ट ऑपरेशंस वाला इसके अलग से। नहीं, दो हैं। उसमें एक है डील वाला, कोवर्ट के लिए, एक डील और एक नोबेल पीस प्राइज वाला जो दिखता है। अच्छा, जो दिखता हो। और ईरान और रूस में सीक्रेट डील की खबर से अमेरिका में हड़कंप है। मॉस्को तेहरान के बीच गुप्त रक्षा सौदों से बढ़ा तनाव। खबर है कि ईरान ने S-400 का टेस्ट भी किया है। ये टेस्ट इस्फहान शहर के पास किया गया है, और ये वही इलाका है जहां इजरायली एयरफोर्स ने जून में युद्ध के दौरान S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। अब सवाल ये है कि देखिए, एक S-400, एक ये जो इन्होंने बैटरी ले ली है, इसको यूं डिस्प्ले करना उस जगह पर जहां इनका एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले तबाह कर दिया गया था, ये इसके पीछे रेजिलियंस है या ये इसको नासमझी कहेंगे सर? नासमझी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि पुतिन हैज रीगेन्ड इवन मोर कॉन्फिडेंस आफ्टर मी। अच्छा, आप देखिए, हर चीज जब मीटिंग जब से तय हुई थी, तब से चीजें ईरान में ये S-400 का कोइंसिडेंटली आप देख रहे हैं खुल के आ रहा है। ओहो। इसका मतलब न तो रशिया घबरा रहा है कि मैंने दिया, न ईरान घबरा रहा है कि मैंने लिया। ओके। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई बात हो रही है? नहीं हो रही। आपने कहीं कोई सैंक्शंस की बात सुनी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई काटसा नहीं है। काटसा की, इसकी उसकी बात सुनते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि अब जो हम लोग कह रहे हैं, जो आकलन हमारा यह है कि पुतिन जिस तरह अब खड़े हैं और जहां खड़े हैं, तो ट्रंप शायद उनकी बात मानने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुके। अब ट्रंप हाथ आगे बढ़ा चुके हैं और पुतिन ने उनको जिस तरीके से चीजें समझाई हैं, उसके बाद ये पुतिन का कॉन्फिडेंस भी जगह जगह पर ऐसा लग रहा है कि सरफेस कर रहा है। और गाजा से आया हमास के हमले का नया वीडियो दिखाता हूं आपको। अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया स्टोन्स ऑफ डेविड ऑपरेशन का नया वीडियो। इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाने का दावा। हमास का संगठन है ये अल कसम ब्रिगेड।